ईरानी हथियार ढूंढने के लिए इस्राएली फौज हेलीकॉप्टर से उतरी, फौजी मारे और आराम से वापस चली गई। हिजबुल्लाह चीफ को जेल होगी, इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है कि कैसे नईम कासिम को जेल की सलाखों के पीछे भेजकर कमज़ोर कर दिया जाए हिजबुल्लाह को और हिजबुल्लाह के हथियार छीन लिए जाएं। दो बड़ी खबरें हैं, एक एक करके आपके सामने रखने जा रहा हूं। बेहद अहम खबरें हैं और सीरिया में जो एक हैरत अंगेज हमला किया है इसराइल ने, वो बड़ी अहम खबर है। लिहाजा आखिर तक बने रहिएगा, ये बात मैं कम ही कहता हूँ, इसलिए आज बने रहिए। आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, मैं हूँ आदिल खान आज़ाद। शुरुआत करते हैं। लेबनान में सियासी ज़लज़ला आ चुका है। हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ नईम कासिम पर केस दर्ज हुआ है, उन्हें जेल भेजने की प्लानिंग हो रही है। हिजबुल्लाह को कमज़ोर करना ही असल मकसद है। बेरूत से बड़ी खबर है ये। हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ नईम कासिम पर गिरफ्तारी का साया मंडरा रहा है। लेबनानी पार्लियामेंट के कई एमपीज और अपोजिशन लीडर्स ने उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करवाया है। इल्ज़ाम है कि नईम कासिम ने अपनी तकरीर में धमकी दी थी कि अगर हुकूमत ने हिजबुल्लाह को डिसआर्म यानी गैर मुसल्लह यानी कि निहत्ता करने की कोशिश की तो मुल्क खाना जंगी यानी कि एक सिविल वॉर में धकेल दिया जाएगा। 27 अगस्त की रात शाया हुई खबर के मुताबिक ये शिकायत पब्लिक प्रोसिक्यूटर लेबनान के पब्लिक प्रोसिक्यूटर जमाल हज्जार के पास दाखिल कराई गई। छोटे मोटे लोगों के पास लोग गए भी नहीं। शिकायत करने वालों में इलियास खोरी, ये एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लेबनान के। इलियास खोरी, अशरफ रिफी, शामिल चामोन, जॉर्ज ओकाइस, साबिक एमपी एडी अबी लामा और चेंज मूवमेंट के लीडर अली महफूज शामिल हैं। मैंने इन सब के नाम आपको क्यों बताया, आप तो इन्हें जानते नहीं। असल में ही ये सब लोग कई सालों से, बरसों से हिजबुल्लाह के हथियार ख़त्म करने की मांग करते आ रहे हैं। ये सभी एंटी हिजबुल्लाह ग्रुप के या एंटी हिजबुल्लाह ब्लॉक के मेंबरान हैं। अब ज़रा बैकग्राउंड समझिए दोस्तों। हिजबुल्लाह ने साल 1975 से 1990 की सिविल वॉर के बाद भी हथियार नहीं छोड़े। इन 15 सालों में लेबनान में खाना जंगी एक सिविल वॉर हुई थी, एक गृह युद्ध हुआ था। जस्टिफिकेशन हिजबुल्लाह की तरफ से ये दिया जाता है कि ये असलहा इस्राएली कब्जे के खिलाफ मुकाबले के लिए रखा गया है। मगर अब ये मुद्दा लेबनान की सबसे बड़ी सियासी बहस बन चुका है कि हिजबुल्लाह कौन है, इसके पास हथियार क्यों है। सोचिए, बीइंग अ लेबनानी सोचिए कि मेरे पास नहीं है, हिजबुल्लाह के पास नहीं है, क्यों है हथियार। अमेरिका और यूरोप का प्रेशर है कि इस साल के आखिर तक हिजबुल्लाह को डिसआर्म किया जाए। क्यों? क्योंकि हिजबुल्लाह के पास हथियार इसराइल के लिए हमेशा खतरे की घंटी है और इसराइल खतरे में आई है, अमेरिका और बाकी वेस्ट चाहेंगे नहीं। खैर, ये सारा मामला नईम कासिम के खिलाफ केस, उन्हें भेजने की जेल जो तैयारी है, ये एक तकरीर की वजह से हुआ। उसी पर सारा विवाद हुआ, सारा मसला खड़ा हुआ। 15 अगस्त की तकरीर जो नईम कासिम की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह यानी निहत्ता करने का फैसला लेबनान को खून खराबे और टकराव की तरफ धकेल देगा। 15 अगस्त को नईम कासिम ने कहा था कि जब तक लेबनानी ज़मीनों पर इसराइल का कब्जा रहेगा, हम अपने हथियार नहीं छोड़ेंगे। कासिम ने यह भी धमकी दी थी कि इसराइल और अमेरिका के प्रोजेक्ट के खिलाफ अगर ज़रूरत पड़ी तो हम करबला जैसी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कीमत कुछ भी हो। अब वही बयान कासिम के लिए मुसीबत बन गया है। अब आगे क्या हो सकता है वो समझिए। अगर अदालत ने शिकायत को काबिल गौर मान लिया तो नईम कासिम की गिरफ्तारी भी हो सकती है और नईम कासिम की गिरफ्तारी पर इतना बवाल होगा कि वो खुद एक खाना जंगी के बराबर होगा। तो एक तरफ लेबनानी हुकूमत अमेरिका और इसराइल के प्रेशर में डिसआर्मिंग प्लान ला रही है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह इसे अपने वजूद की जंग बता रहा है। यानी लेबनान इस वक्त बारूद के एक ढेर पर बैठा है। छोटी सी चिंगारी भी बड़े धमाके की वजह बन सकती है। लेबनान में हालात सही नहीं हैं। अगर एक लाइन में मैं कहना चाहूँ तो यही बात कहकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। और अब सबसे अहम खबर, ये आज सरे फहरिस्त है। इसराइल ने एक ऐसा ऑपरेशन अंजाम दिया है सीरिया में कि अल-शरा के ऊपर शर्म आने लगी है और ईरान के हथियारों को खोजने के लिए इस्राएली फौज बाकायदा हेलीकॉप्टर से सीरिया की ज़मीन पर और दमिश्क में उतरी, फौजी बेस पर उतरी, फौजियों को मारा और चली गई और अल-शरा लपुझन्ना हिलाते रह गए। क्या हुआ? झुंझुना हिलाते क्या हुआ?
Israel conducts landing on former air defense base in southwest Damascus. Sources के हवाले से खबर द जेरूसलम पोस्ट खुद दे रहा है, लेकिन असल खबर है, मैं तस्वीरों के साथ दिखाने जा रहा हूँ। 28 अगस्त की ये खबर है सर। 4 हेलीकॉप्टर आए इसराइली एयरफोर्स के, उसमें भरकर फौजी आए इसराइल के। 4 हेलीकॉप्टर उतरे सीरिया की दारुल हुकूमत कैपिटल की दमिश्क के बाहरी इलाकों में जो एक बेस बनी हुई थी बशर अल असद के ज़माने में। ये ईरान के हवाले थी बेस कहा जाता है, जहाँ पर ईरान के जो IRGC के कमांडोज वगैरह मौजूद थे सीरिया में, वो इसी बेस में रहते थे। तो इस बेस पर उतरी इसराइली फ़ौज 4 हेलीकॉप्टर से 2 घंटे तक वहाँ ऑपरेशन चलाया, सर्च ऑपरेशन। ईरान की फ़ौज के या IRGC के हथियारों को, इक्विपमेंट्स को वहाँ ढूंढा गया कि कहीं कोई जासूसी इक्विपमेंट्स वगैरह। अब इसे आप फिल्म और कहानी समझ लीजिए जो इसराइल की तरफ से कहा गया है। इस IRGC थी, IRGC के कमांडोज थे सीरिया में, मारे जाते थे, आपको पता है। तभी तो वो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 हुआ था, 2 हुआ था, जब उनके कमांडोज जो हैं IRGC के टॉप कमांडोज उन्होंने शहीद किए इसराइल ने। तब ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 के बाद जो है ईरान ने धुरे उड़ाने वाला जवाब दिया इनको, इसराइल को। खैर, तो वहाँ पर ऑपरेशन चला, इक्विपमेंट्स ढूंढे गए, 2 घंटे तक चला। और जहाँ ये ऑपरेशन चला वहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर था दूर अहमद अल-शरा का जो एक प्रोग्राम। अहमद अल-शरा से 15 किलोमीटर दूर दुश्मन मुल्क की फ़ौज उतरती है। 4 हेलीकॉप्टर आते हैं। क्या उनके रडार्स नहीं बताते हैं? क्या उनके एयर डिफेंस नहीं है? 2 घंटे तक ऑपरेशन चलता है। ऐसा लगता है कि पास दिया हुआ था कि भैया तुम्हारा बस 2 घंटे तक का पिकनिक है, आके यहाँ मनाओ और जाओ। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। कहाँ गई सीरिया की फोर्सेस जिन्होंने बशर अल असद की रिजीम को बदल कर रख दिया, खदेड़ कर रख दिया, बशर को भागने पर मजबूर कर दिया? इनकी गोलियां क्या हो गई, चने के दाने हो गई हैं क्या? ठीक है। इसराइल कंडक्ट्स एन एयरबॉर्न लैंडिंग ऑन अ फॉर्मर ईरानियन कंट्रोल्ड एयर डिफेंस बेस। माना जाता है कि यहाँ पर ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम्स लगा रखे थे तब बशर अल असद के ज़माने में। ये बेस जो था ईरान की IRGC के कब्ज़े में था, दमिश्क के करीब, इसीलिए यहाँ पर उतरे। असली मसला ईरान से बता रहा है कौन? इसराइल। कह रहा नहीं अल-शरा से कोई, अल-शरा बाबू है, उससे कोई मसला नहीं है। ठीक है। IDF सोल्जर्स रैपिड, मैं आपको सर बता देता हूँ, पहले तस्वीर दिखा देता हूँ। अब आप ये देखिए, ये जो वीडियो है ये रात का बताया जा रहा है, जो मोसाद कमेंट्री नाम के ट्विटर हैंडल ने, एक्स हैंडल ने लिखा है और इसराइल की खबरें दिखाते हैं। और इन्होंने ये पूरा, ये ऐसे ही 3-4 हेलीकॉप्टर्स आए हैं सीरिया में रात। IDF इन सदर्न सीरिया एंड ट्रम्प इज़ नॉट गोइंग टू बी हैप्पी, कि IDF जो है साउथ सीरिया में एक्शन कर रही है, ट्रम्प जो है इससे खुश नहीं होंगे। एक ये चुटकी ले रहे हैं और कह रहे हैं अभी और खबरें आनी बाकी। फिर भी 15 स्ट्राइक्स की हैं पिछले 2 घंटे में। ये जब इन्होंने पोस्ट किया तब की बात है। 15 स्ट्राइक्स की हैं IDF ने पिछले 2 घंटे में, तेल मन्ना, अल किस्वा और दमिश्कस प्रोविंस में, सीरिया में। सीरिया की आर्मी का हेडक्वार्टर हिट किया है, इनका दावा है। IDF हेलीकॉप्टर्स लैंडेड ट्रूप्स, ये बात सही है, ये तो हेडलाइन है कि अल-सवैदा और अल किस्वा में IDF के हेलीकॉप्टर और फौजी जो हैं वो लैंड हुए हैं। 6 सीरियन सोल्जर कल मारे गए थे जिस वक्त वो इसराइल की डिवाइसेस को डिसमेंटल कर रहे थे, इसराइल की लिसनिंग डिवाइसेस को। इसराइल ने वहाँ अपनी जासूसी इक्विपमेंट्स, उपकरण लगा दिए हैं जिससे उन्हें आसपास से गुजरने वालों की या बहुत दूर तक सारी हलचलें मालूम होती हैं सीरिया में कहाँ क्या हो रहा है। कुछ इसराइल के खिलाफ तो नहीं हो रहा। IAF has blocked Syrian forces from approaching the site since। जब तक ये ऑपरेशन चलता रहा, इसराइली एयरफोर्स ने वहाँ अल-शरा की फ़ौज को रोकने से रोक दिया, ब्लॉक कर दिया उनके रास्ते में। तो क्या वहाँ पर अल-शरा की फ़ौजें पहुँचने की कोशिश कर रही थीं? तभी एयर स्ट्राइक की गई इसराइली ड्रोन्स या फाइटर जेट्स की तरफ से, तभी वो 9 फौजी मारे गए हैं। ये 6 बता रहे हैं लेकिन मेरे पास खबर है 9 फौजी मारे गए हैं सीरिया के। यानी अल-शरा की फ़ौज ने कोशिश की थी काउंटर करने की, लेकिन उनके पास एयरफोर्स और ड्रोन्स थे और उन्होंने मार दिया उन्हें रास्ते में। फिर कोई हिम्मत नहीं जुटा सका। यानी उनका एयर डिफेंस ही ख़त्म करने गया था इसराइल का ये पूरा हमला। लेकिन ये कहते हैं इसराइल वाले, इसराइल के अखबार कुछ कहते हैं कि इसराइल की लिसनिंग डिवाइसेस को ख़त्म करने गए थे फौजी, वो मारे गए।
बड़ी पेचीदा कहानी है सर, 2 कहानियां चल रही हैं, लेकिन ये मारे तो गए हैं और इस्राएली फौज गई तो है, सीरिया में हेलीकॉप्टर से उतरी, ये बात तो क्लियर है। अब इस नक्शे से समझिए, मैं खाली नक्शा आपको दिखा रहा हूँ। दमिश्क के पास ये जिस कैंप में जो है, आप दोनों एरो देखिए दमिश्क की तरफ जा रहे हैं। अगर दमिश्क के बाहरी इलाकों को कब्जा कर लिया गया या कंट्रोल कर लिया गया, इस पॉइंट को जो साउथ का इनका इलाका है और जो बाहरी इलाका है दमिश्क का, तो यहाँ से पूरा साउथ सीरिया कंट्रोल में आ जाएगा। देखिए दमिश्क और नीचे अल-किस्वा को क्रॉस कर दिया, यहाँ पर मेन स्ट्राइक हुई है। बहुत दूर नहीं है, ये इलाके दमिश्क के आसपास हैं, कोई शहर नहीं है, बाहरी इलाके हैं। तो इसे अगर कंट्रोल कर लिया तो कभी भी दमिश्क में बैठी अल-शरा की हुकूमत को घुटनों पर लाया जा सकता है और जोलानी को गुड बाय कहा जा सकता है। ये बहुत मेन पॉइंट है जहां पर ये हमला किया गया है। और देखिए इसराइल कार्ड्स, जो इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर है, आज उसने 9:48 पर ट्वीट किया। क्या लिखा? आवर फोर्सेज आर ऑपरेटिंग इन ऑल कॉम्बैट जोन्स डे एंड नाइट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इसराइल। इसराइल की हिफाजत के लिए हमारी फोर्सेस दिन रात कॉम्बैट जोन्स में हर तरफ पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और ऑपरेशन कर रहे हैं, हर मोर्चे पर। अब हर मोर्चा जो होता है ना, उसमें सीरिया भी आ जाता है। सीरिया को इन्होंने मोर्चा बना लिया है। आने वाले वक्त में क्या जोलानी डील करेंगे, या फिर अगला निशाना वही है, या फिर वो आए ही इसलिए हैं कि वो खामोश रहेंगे और सीरिया का एक बड़ा हिस्सा उठाकर इसराइल के हवाले कर देंगे? पता तो नहीं चलता। आखिरकार अमेरिका ने क्या कहा है? अमेरिका ने जोलानी के ऊपर से जो टेररिस्ट का ठप्पा हटाया और इनाम हटाया है, उसकी कीमत क्या वसूली गई है, पता करना चाहिए। और जिनके लिए ये साहब खलीफा थे, वो आंखें खोलें। खलीफा ऐसे नहीं होते थे कि उनके घर में हमला हो रहा हो और वो बैठे हुए लस्सी पी रहे हो 15 किलोमीटर दूर, है कोट पैंट पहने हुए। खुद मुख्तारी कहाँ गई, इज्जत कहाँ गई, और कितना रुस्वा होइएगा। फिलहाल जोलानी जो हैं वो गायब हैं और सवाल उठ रहे हैं बार बार। देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।